नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। अगर देखा जाए 18वीं शताब्दी का काल सभी यूरोपीय राज्यों में निरंकुशता का काल था। शासन व्यवस्था का काल वह काल जिसमें सभी यूरोपीय शासक स्वयं को पृथ्वी का भगवान मानते थे, भगवान का प्रतिनिधि मानते थे और अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि मानते थे और जन भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखा करते थे। जो शासक वर्ग होते थे, शासक लोग ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे अपने आप को। अगर देखा जाए फ्रांस में राजतंत्र की निरंकुश राजनीतिक प्रणाली अस्तित्व में थी, लेकिन फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि फ्रांस में वंशानुगत राजवंश का प्रचलन था और यह बुर्बो वंश की सत्ता स्थापित थी, जिसके शासक निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो चुके थे। अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी के जितने भी शासक थे यूरोप के, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और लुई 14वां यहाँ तक कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। जो लुई 14वां था वह कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। अगर देखा जाए शासन पद्धति पूरी तरह से नौकरशाही पर निर्भर थी, जो कि वंशानुगत थी। उनकी भर्ती प्रशिक्षण के कोई नियम नहीं थे और इन नौकरशाही पर नियंत्रण लगाने वाली कोई संस्था मौजूद नहीं थी, जो फ्रांस की क्रांति के एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगर देखा जाए सामाजिक दशा क्या थी, तो फ्रांस का तत्कालिक समाज 3 वर्गों में विभाजित था: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। अगर हम बात करें फर्स्ट एस्टेट जिसमें उच्च पादरियों के धार्मिक कार्यों से कोई लगाव नहीं था, वे चर्च की अपार संपदा का खुलेआम उपयोग करते थे और सदैव भोग विलास में लिप्त रहते थे। पादरी वर्ग के 2 वर्ग थे, एक विशिष्ट वर्ग और एक साधारण वर्ग। जो उच्च वर्ग होते थे, विशिष्ट वर्ग, उनका कोई लगाव नहीं होता था धार्मिक कार्य से। वो सिर्फ चर्च के जितने संपदा होती थी, जितने धनराशि होती थी, इसका उपभोग भर किया करते थे। और राजा की भांति विशिष्ट पादरी वर्ग के विशेषाधिकार भी असीमित थी। अगर हम बात करें सेकंड एस्टेट एक ऐसा स्टेट था जिसमें कुलीन वर्ग के द्वितीय स्टेट शामिल था, जिस सेना, चर्च, न्यायालय, इनके महत्वपूर्ण अधिकारी वर्ग इनके नियुक्त किए जाते थे। और जो तृतीय स्टेट थे, इसमें जनसाधारण वर्ग के लोग रहा करते थे। इसमें सिर्फ जनसाधारण के लोग रहा करते थे। मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। अगर हम बात करें मध्यम वर्ग में साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक आदि लोग इसमें रहा करते थे। अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें जो आर्थिक दशा थी फ्रांस की, क्रांति से पहले फ्रांसीसी जनजीवन की सबसे बड़ी त्रुटि क्या थी? राष्ट्रीय संपत्ति का असमान और अन्यायपूर्ण वितरण था। असमान और अन्यायपूर्ण वितरण था। फ्रांस की स्थिति संकटग्रस्त थी। राज दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुका था। फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची, जैसे लुई 14वां के लगातार युद्धों के कारण राजकोष खाली हो चुका था। तो जो फ्रांस की क्रांति के मेन कारण आर्थिक दशा थी, वहां का इकोनॉमिक सिस्टम एकदम बिल्कुल खराब हो चुका था। लगातार लुई 14वां के युद्ध ने उसके राजकोष को खाली कर दिया था। देश की आर्थिक व्यवस्था को व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देकर सुधारा जा सकता था, लेकिन सरकार की वाणिज्यिक नीति इतनी अनियंत्रित और दोषपूर्ण थी कि उससे राज्य में उत्पादन और व्यापार का विकास संभव नहीं था। तो दोस्तों फिर क्या हुआ? फ्रांस की जो तत्कालिक कारण थी, तो लुई 14वां के काल तक आते आते फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था ऋणों से डूब चुकी थी। उस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस के दिवालियापन पर मुहर लगा दी थी। लुई 16वां के खराब आर्थिक स्थिति को दूर करने के क्रम में तुर्गो, नेकर, क्लोन जैसे अर्थशास्त्रियों की सहायता ली। क्लोन ने विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग पर कर लगाने का सुझाव दिया, जिसे कुलीनों ने अस्वीकार कर दिया। अंततः स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई और यह बैठक 1789 में 175 वर्षों बाद हो रही थी। स्टेट जनरल की बैठक का समाचार सुनकर सभी वर्ग उत्साहित थे। तो स्टेट जनरल के अधिवेशन में मताधिकार पद्धति के मुद्दे पर तीसरे स्टेट एवं अन्य स्टेट के मत विवाद हो गया। मतदान के विषय में कहा गया प्रत्येक स्टेट का एक मत माना जाएगा और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को 2 जनसाधारण का एक ही मत होगा। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पादरी और कुलीन वर्ग आते थे, लेकिन थर्ड स्टेट के मतदान का विरोध किया गया। जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने थर्ड स्टेट ने इस मतदान का विरोध किया, क्योंकि इससे बहुमत में होते हुए भी अल्पमत आ जाते थे। थर्ड स्टेट यह चाहता था कि तीनों श्रेणियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर बहुमत से निर्णय लें, लेकिन पादरी और कुलीन वर्ग
अलग अलग बैठना चाहते थे। थर्ड स्टेट जनरल की बैठक का बहिष्कार और अपने को समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हुए राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया और पास एक टेनिस के मैदान में अपनी सभा बुलाई। इसमें क्या किया, जो थर्ड स्टेट ने स्टेट जनरल की बैठक का बहिष्कार कर दिया। जो तीसरा वर्ग था फ्रांस का, वह स्टेट जनरल के बैठक का बहिष्कार कर देते हैं और 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा ने यह घोषणा की कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक हम साथ में बने रहेंगे। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। अगर हम बात करें 27 जून को लुईस सुलाहमन ने तीनों वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक ने अनुमति दी और यह जनसाधारण की विजय थी। यह राजा और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की पराजय का प्रथम दस्तावेज ही माना जाता है। इस प्रकार स्टेट जनरल राष्ट्रीय सभा बन गई और राजा की मान्यता मिल गई। इस प्रकार एक वैधानिक हो गई। सभा ने 9 जुलाई 1789 को स्वयं को संविधान सभा घोषित कर देश के संविधान निर्माण करना अपना सर्वप्रमुख लक्ष्य बनाया। अगर हम बात करें 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बस्तील किले पर आक्रमण कर दरवाजा तोड़ दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया। बस्तील का पतन एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। अभी हाल में बस्तील दिवस भी मनाया गया था 14 जुलाई को। निरंकुशता का पतन और जनता का विजय प्रतीक माना जाता है। वास्तव में यह क्रांति एक बहुत बेहतरीन क्रांति थी, इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो फ्रांस की क्रांति का मेन कारण माना जाता है, जो उनके 3 स्टेट थे। प्रथम में थे फर्स्ट स्टेट में जो पादरी वर्ग होते थे, पादरी में भी 2 वर्ग होते थे, विशिष्ट और उनसे के नीचे भी पादरी होते थे। जो विशिष्ट पादरी होते थे वह सिर्फ चर्च के संपदा का उपभोग किया करते थे, उनके धार्मिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं था। और जो सेकंड वर्ग था, जो सेकंड स्टेट थे, वो क्या थे, वो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग रहा करते थे। जो तीसरा स्टेट थे, थर्ड स्टेट, जो कि एक जनसाधारण था, उसमें आम लोग रहा करते थे। लेकिन जब जनरल ने बैठक बुलाई तो इसमें थर्ड स्टेट के लोगों ने विरोध किया क्योंकि उनको मतदान बराबरी का नहीं दिया जा रहा था। तो थर्ड स्टेट ने विरोध किया और 14 जुलाई को बस्तील के किले पर आक्रमण कर वहां के कैदियों को रिहा कर दिए और बस्तील का पतन एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस फ्रांस अपना मानता है। तो दोस्तों 1789 क्रांति आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ना भी लगी होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।